हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण जो है सीडीपी का जो है निचोड़ वीडियो देखेंगे। मतलब ये सब पूरा जो है सीडीपी के से संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक टू टॉपिक वाइज, वो सभी आप यहाँ पे मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए खास है, जो एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके जो है ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नोट्स ज़रूर बनाइए जो एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। नोट्स ज़रूर बनाया करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स बिना जो है आप जो है अच्छे नंबर नहीं ला सकते, तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाया करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं इस सीडीपी के अंतर्गत जो है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको हमसे जो है कोई बात कहनी है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है आपके जो है यूट्यूब स्क्रीन पर मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब करेंगे, चीज़ों को जो है डिटेल में जानने का भी प्रयास करेंगे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है? नाम मात्र की होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला आंसर है, व्यक्ति एवं बुद्धि में जो वंशानुक्रम होती है, हेरिडिटी जिसे कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है, या वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जो एक पीढ़ी से नई पीढ़ी में मिलने वाले जो गुणों को ही हम जो है वंशानुक्रम कहते हैं। मतलब माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं, माता पिता से मिलने वाले गुण उसके बच्चों में जो है ट्रांसफ़र होते हैं। वो गुण होते क्या हैं? वो गुण होते हैं, उसकी बुद्धि हो सकती है, उसकी शारीरिक बनावट हो सकती है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, संज्ञानात्मक जो है हो सकती है, भावनात्मक जो है बुद्ध। जैसे माता पिता अगर बहुत इमोशनल होंगे तो बच्चे में भी जो है इमोशनल कंटेंट जो है ज़्यादा होगा। अगर माता पिता शारीरिक रूप से बड़े बलवान होंगे, जैसे कि आप पंजाबी लोग देखते हैं, तो उनके बच्चे भी जो है बाद में मतलब उनके बच्चे भी जो है हेल्दी ही होते हैं। तो इसमें जो है वंशानुक्रम की केवल भूमिका नाम मात्र की होती है। आंसर होगा यहाँ ए। बहुत लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका लगाया होगा, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर है नाम मात्र का। नाम मात्र का क्यों? क्योंकि देखिए व्यक्ति के जो डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसकी बुद्धि है, उन दोनों में जो है हेरिडिटी तो है इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मतलब हम अगर इन्वायरमेंट को हटा दें तो जो है व्यक्ति का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो याद रखिएगा, व्यक्ति के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे नाम मात्र होगा, ठीक है। कंफ्यूज करने वाला था क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस में जो है बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपने सही किया तो आप बहुत सही जो है आपकी तैयारी चल रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता को डैश डैश जो है सामाजिक संरचना माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आनुवांशिकता मतलब माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं वो उसके बेटे में ट्रांसफर होते हैं, और उन माता पिता के जो गुण होंगे वो उनके माता पिता से मिले होंगे। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले जो गुणों को कहते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है आनुवांशिकता। सिंपल परिभाषा में है। अब आनुवांशिकता क्या जो है सामाजिक संरचना है, तो यहाँ पे जो आंसर देखिए दिया हुआ है वो है स्थिर संरचना। अब ये स्थिर कैसे है? क्योंकि हेरिडिटी जो होती है, माता पिता से जो मिलने वाले गुण होते हैं, उसे हम बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि माता पिता की जो शारीरिक बनावट है या माता पिता में कोई अवगुण है या शारीरिक कोई कमी है, जैसे जेनेटिक मान ली जेनेटिकली जो है हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं जिनकी एक उंगलियां नहीं है, उसके पिता को भी एक उंगली नहीं थी, उसके भी वो एक उंगली नहीं थी, जब उनका बेटा हुआ है ना तो उसके भी एक उंगली नहीं थी। तो अब हम जो है ये एक स्थिर है, ये चलती ही रहेगी। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कहीं से वो जेनेटिक चेंज हो जाए, मतलब होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गुण मिलेगा। तो ये स्थिर है, इसे बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ चेंजेस करके वो उंगली ला दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक सामाजिक संरचना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि जो है खांसी आंसी की समस्या हो रही है मुझे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अवॉइड कर लीजिएगा उसको, इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक अगर जो है आप क्लासरूम में पॉजिटिव इन्वायरमेंट निर्मित करना चाहते हैं
ठीक है। जैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब है कि बच्चे जो हैं एक दूसरे के सहयोग करें, एक दूसरे से अंतः क्रिया करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, है ना, एक दूसरे के जो है भावनात्मक पहलू इन्वॉल्व हो, पढ़ाई में भी दिमाग लगाते हों, को प्रश्न उत्तर जो है प्रश्नों का उत्तर देते हो, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती हो, या फिर जो है एक हेल्दी जो है इन्वायरमेंट हो, इस तरीके का जो होता है। तो यहाँ पे निर्मित करने के लिए टीचर को क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं में ढूंढना है कि हमें 4 ऑप्शन में क्या बेस्ट हो सकता है। तो समूह गतिविधियों के दौरान जो है समाज मिति के आधार पर उन्हें जो है समूह बनाने के लिए अनुमति देना, मतलब जो है आप ग्रुप एक्टिविटी कराना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है सोशियोमेट्री के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, जाति के आधार पर हमें समूह बनाना है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें क्योंकि सकारात्मक वातावरण जो है बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव जो है वाइब देनी है, मतलब एक सामाजिक जो है एक गुण पैदा करना है, अच्छे गुण पैदा करना है। सकारात्मक, अब ऑप्शन देख लेते हैं, सकारात्मक अंत वाले जो है कहानियां सुनानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए या विभेद डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य जो है, तो ये समान लक्ष्य जो है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसकी थिंकिंग पावर अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है। यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सकारात्मक अंत वाले पॉजिटिव एंडिंग वाले जो है कहानियां बच्चे को सुनानी चाहिए। इससे बच्चे के अंदर सामाजिक जो है मतलब धारणा एक बदलेगी, और मतलब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब आएगी। अब जैसे पॉजिटिव एंडिंग वाली, तो ऐसी कहानी सुनाइए कि सुबह उठ करके माता पिता के जो है नमस्कार करना चाहिए, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये भी आ गया है ना, पॉजिटिव एंडिंग हो रही है। ऐसी कोई कहानी सुनाते हैं कि एक बच्चा था जो बहुत शैतानी करता था, और एक बच्चा था जो अपने माता पिता के कहना मानता था, ऐसा है ना। वो जीवन में क्या किया, वो एक जो है जो शैतानी करता था वो जो है ये बन गया, और जो माता पिता के कहना मानता था वो ये बन गया। पॉजिटिव वे में सुना सकते हैं, इस तरीके की कुछ भी कहानियां बता सकते हैं बच्चे को। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। तो अल्बर्ट जो बंडूरा है वो इसमें से क्या, 4 ऑप्शंस हैं, तो यहां पे चौथे का आंसर है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम जो है ऑप्शन यहां पे ए होगा। ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम जो है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, सामाजिक अधिगम जो है सिद्धांत इसे कहते हैं, तो ऑप्शन यहां पे ए है। तो ये सामाजिक अधिगम क्या होता है, तो लोग सामाजिक रूप से सीखते हैं, यहां पे बस सीधा मीनिंग है। तो लोग सामाजिक रूप से सीखते हैं, मतलब लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जैसा दूसरा बिहेव करते हैं वैसे ही दूसरे व्यक्ति जो है सामने वाला भी बिहेव करने लगता है। तो इसको पॉजिटिव वे में हम समझते हैं कि सामाजिक अधिगम विन्यास यही होता है कि लोग दूसरे के व्यवहार, दूसरे की नकल करके सीखते हैं, ठीक है। व्यक्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है अवलोकन के माध्यम से, ऑब्जर्व, हमने जो है अवलोकन है, तो अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। तो मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि आप कैसे जो है कपड़े पहनते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, आप कैसे बात करते हैं, उसके माध्यम से। तो अल्बर्ट बंडूरा ने इसी चीज को डिफाइन किया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसे नाम दिया है, ऑप्शन ए है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को ये नोट कर लीजिएगा, लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर या उसकी नकल करके सीखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अवलोकन के माध्यम से भी सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो यहां पे देखिए तो यहां पे देखिए इसने बोला, पहले ही क्वेश्चन समझ जाना चाहिए कि यहां प्रत्येक व्यक्ति के आकार देने में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जो डेवलपमेंट में जो है वो बोल रहा है कि वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती। मतलब इन्वायरमेंट का, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। दोनों की परस्पर अंतः क्रिया से ही एक व्यक्ति का विकास होता है। इसमें से अगर एक पहलू को हटा दिया जाए तो बच्चे का जो है पूरा संपूर्ण जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को हेरिडिटी को हटा दोगे, अगर हेरिडिटी अच्छा नहीं है, या फिर कह लीजिए हेरिडिटी अच्छा नहीं है और कितना भी आप इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें वो चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हेरिडिटी बहुत अच्छा है और अच्छा वातावरण ना मिला बच्चे को, इन्वायरमेंट ना मिला, पढ़ाई में अच्छे मतलब ऐसे जो है मौके ना मिले उसे, चाहे जो कितना भी उसके माता पिता अच्छे हों, तो वो उसका भी डेवलपमेंट शारीरिक हो या मानसिक हो या चाहे संज्ञानात्मक हो, वो भी प्रभावित कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे देखिए आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी है, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे एक सेकेंड, वृद्धि उसकी अनुसार से यह कथन जो है ठीक नहीं है। आंसर है यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये ठीक तो ये भी नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने अब समझाया तो आपको बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर देखना है। ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मैंने जो है नोट करने में शायद दिक्कत कर दी है। सिद्ध करते कि आनुवंशिक पदार्थ ही, ये तो यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे ठीक नहीं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे आंसर तो मुझे लगता है कि वृद्धि और विकास में भी योगदान करते हैं, ये होना चाहिए। आंसर है यहाँ पे डी होगा, ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक भी किसी व्यक्ति के विकास में जो है योगदान करते हैं, यहाँ कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता और परिणामिक जो है रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक टीचर को क्या पहल करनी चाहिए। तो आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से ये बार बार बताया गया है कि एक सामाजिक वर्ग है, चाहे वो ओबीसी ले लीजिए, चाहे वो EWS वर्ग ले लीजिए, चाहे जो है SC ST वर्ग ले लीजिए। तो इनका कहना है कि जो है ऐसे वर्ग के लोग जो है शैक्षणिक क्षेत्र में जो है निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। तो इस रूढ़िवादिता जो है परिणामिक जो है रूढ़िवादिता आशंका को प्रभाव को कम करने के लिए एक टीचर को क्या जो है पहल करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। अनदेखा, हमें सॉल्यूशन देखना है, तो अनदेखा नहीं, ये एक निगेटिव टर्म है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको टैग वर्ड वाला एक वीडियो आपको डालूंगा कल, तो टैग वर्ड ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। उसके बाद जो है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, तो प्रतियोगिता आयोजित करने वाला भी ये एक निगेटिव टर्म होता है, ठीक है। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए यहाँ पे। तो आंसर है यहाँ पे डी, विभिन्न सामाजिक वर्ग के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि जिस सामाजिक वर्ग की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जिस सामाजिक वर्ग से मैं आता हूं उस सामाजिक वर्ग के शैक्षणिक लोग जो है निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तो आप एक बात बताइए, फिर APJ अब्दुल कलाम कौन थे, ठीक है, ये तो गरीब थे। फिर आप मुझे बताइए कि जो है भीमराव अंबेडकर कौन थे, ठीक है, इसके बारे में बताइए मुझे। तो ये इस तरीके के जो है कुछ उदाहरण आप देंगे तो उनके बारे में तो लोग समझेंगे कि हाँ नहीं, ऐसे लोगों को भी अगर सही अच्छे से जो है मतलब मौके दिए जाएं, पढ़ाई के पूरे मौके दिए जाएं, तो जो है ये भी बेहतर कर सकते हैं उनके अपने जीवन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए। तो समावेशी कक्षा क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा वो क्लासरूम होती है जहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चा, सामान्य बच्चा, विशिष्ट बच्चा, सभी बच्चे जो है पढ़ते हैं। अमीर गरीब ये ना देखा जाता हो, कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन कैसा है, किसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। तो ऐसे क्लासरूम में अगर जो है ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चे, उनकी प्रतिभाएं भी अलग अलग होंगी, है ना। जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा तो वो तो बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर लेगा, जो कमज़ोर होगा, तो इन सबको ध्यान रखना है। तो ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है 7th का वो है आंसर ए, ठीक है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर बच्चे की अपनी योग्यता है, अपनी शक्ति है, उसको सीखने की क्षमता है, तो उसको ध्यान में रख करके ही जो है हमें टीचर को जो है ऐसी क्लासरूम जो है डेवलप करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया था। शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए शिक्षा के संबंध में आप बात कर रहे हैं, CDP के क्वेश्चन जो हैं तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये मौलिक अधिकार हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा सन था, तो 2002 में जो है ये लागू किया गया था। इसके तहत जो है हम एक आर्टिकल जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है 21 का, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया था और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है
शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लिए, ये इंपॉर्टेंट है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण जो है समाज करता है, ये कथन बताता है। अब देखिए, पुरुष क्या करेंगे, महिला क्या करेंगे, तो ये कौन बताता है, ये समाज बता रहा है। आज भी हमारे समाज में यही होता है ना कि अरे लड़की तो जो है भाई साहब ये तो कर नहीं सकती फालतू में, लड़की, लड़के तो क्या कुकिंग करवाओगे क्या लड़के से, है ना, वो सब ये सब करेगा, तो लड़कियों के काम होते हैं। कई बार ऐसा परिवार होते हैं जहाँ पे कहते हैं अरे किचन में जो है आदमी लड़के जो है घूमते हैं, ज़्यादा काम करते हैं या वाइफ का सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ये क्या कर रहे हो। तो ये जो होती है भूमिका जो होती है, ये किस चीज़ की होती है, तो ये लैंगिक एक सामाजिक अवतरण मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे बी होगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, तो ये सब जो भूमिकाएं हैं, ये रूढ़िवादिता है, ये समाज द्वारा निर्धारित की गई हैं। ठीक है, इसको हमें समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे बच्चा देखिए, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, हम सभी को बिल्कुल ये पता होना चाहिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। देखिए, पियाजे के संबंध में मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जहां पे आपको 70-80 क्वेश्चंस का एक वीडियो प्रॉपर मिल जाएगा। मतलब आपने वो वीडियो देख लिया तो आप पियाजे के संबंध में आपसे कुछ बचेगा नहीं, मैंने सब कुछ करा दिया है। ठीक है, पूरा इंटरनेट खंगाल करके, पूरी किताबें खंगाल करके, कुछ जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो जो आज तक पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो सब जो है यहाँ पे मैंने कराए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पियाजे के संबंध में एक पियाजे का वीडियो होगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां से आप जो है ये वीडियो देख पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये 10वें का जो आंसर है, तो यहाँ पे 10वें का जो आंसर है वो है, यहाँ पे बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो है तार्किक चिंतन करने लगता है, तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो है पियाजे की जो है चौथी अवस्था है, फोर्थ जो है सबसे लास्ट वाली अवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो है तार्किक चिंतन करने लगता है। ठीक है, इमेजिनरी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, सोच आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने लगता है ना। तो इस आधार की बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें याद रखिएगा, उम्र जरूर याद रखिएगा कि ये फोर्थ स्टेज जो है किस एज के बच्चे के जो है गुणों को प्रदर्शित करता है। तो 11 से अधिक जो है वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको। तो ये देखिए, बच्चे जो है, किसने ये कथन कहा था, तो बच्चों के संबंध में ये कथन दिया था पियाजे ने। पियाजे ने जो है बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में संज्ञा दी थी। तो इन्होंने इसे नन्हे वैज्ञानिक कहा था। इन्होंने कहा था कि हर स्टेजेस में बच्चा अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। तो 4 स्टेजेस मैंने अभी आपको बताए हैं, वो चारों स्टेजेस और हर स्टेज में क्या क्या गुण होते हैं बच्चे में, किस उम्र में कौन सा गुणों को प्रदर्शित करता है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, पिछले साल जो है माफ़ कीजिएगा, जुलाई के एग्ज़ाम जब जुलाई में हुआ था, 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था 2024 को, तो पियाजे से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, इसको जो है ज़रूर से ज़रूर तैयार करके चलिएगा। पियाजे के अनुसार जो है विकास की पहली अवस्था के दौरान जो है बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है, डैश डैश जो है यहाँ पे पहले बताया। तो देखिए, पहली अवस्था है, पहली है कौन सी, संवेदी प्रेरक अवस्था। और संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी है, इंद्रियों के माध्यम। तो देखिए, बच्चा जो है बोल नहीं सकता, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, बोल नहीं सकता। तो बोल नहीं सकता तो बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम स्पर्श करता है ना, चूसता है ना, अपना रो के बात बताता है। तो इस तरीके से जो है इंद्रियों के माध्यम से वो जो है सीखता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक जो है तत्व नहीं है। तो यहाँ पे बौद्धिक विकास के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए निर्धारक तत्व नहीं मानेंगे कि किस चीज़ के लिए, इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है देखिए, पियाजे के अनुसार जो है, तो पियाजे ने जो है, मैंने आपको बताया कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए थे, सब चरण के बारे में बताया। लेकिन इन्होंने जो निर्धारक तत्व नहीं माना है वो है सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन। ये किसका है, ये है वाइगोत्स्की ने।
तो ये संज्ञानात्मक विकास में वाइगोस्की ने जो है सामाजिक संचरण को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, आगे हम वाइगोस्की के संबंध में क्वेश्चन करेंगे तो बातें भी यहाँ पे कर लेंगे इस चीज़ के बारे में। बाकी जो है यहाँ पे है आंसर, लेकिन यहाँ पे सामाजिक संचरण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ऐसी संरचना जिसको संशोधित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं, देखिए, तो इसे कहा जाता है समावेशन। ऑप्शन यहां पे हो गया सी, ध्यान रखिएगा, समावेशन को जो है इसके द्वारा जो है संशोधित किया जाता है, इसे कहेंगे समावेशन। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा होता है जिसमें नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ना होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नए अनुभव को पुराने अनुभव से हम जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं स्कीमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक टीचर जो है अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अपने दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वो विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। विवाद का मतलब है कि वो ऐसे जो है बातचीत करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश डैश करेंगे, उनके तरीके से ये स्थिति उनके परिप्रेक्ष्य करेंगे। देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, आत्मसात इसे कहेंगे, इंटरनलाइज जो है कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं की उपेक्षा की गई है? तो वाइगोस्की ने, हम सभी को पता होना चाहिए कि वाइगोस्की ने जो है सामाजिक जो है सांस्कृतिक सिद्धांत पेश किया था। इसके साथ साथ इन्होंने बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति के अलावा जो है भाषा को भी महत्व दिया था। तो यहाँ पे जैविक जो है पहलुओं की उन्होंने उपेक्षा की थी। यहाँ पे सी आंसर नहीं हो गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना आप लोग, बिल्कुल इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइगोस्की के अनुसार जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो वाइगोस्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास के जो है 3 स्तर बताए हैं। ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए पहले बहुत अच्छे से। तो संज्ञानात्मक विकास के 3 स्तर बताएं। तो एक तो ये है ZPD, जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो इसे पाड़ कहेंगे। तीसरा है जिसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेज अदर्स। अब तीनों चीजें, तो समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है कि एक बच्चा क्या जानता है और और क्या नहीं जानता के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है ZPD। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। 17वें का जो है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो यहाँ पे सी हो गया। इस चीज को बिल्कुल रट लीजिए। एक बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं जानता है कि बीच का जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं ZPD। ठीक है, तो हम ये आमतौर पे जो ZPD क्षेत्र होता है ये किसी के सहायता से किए, बच्चा जो है अपने किसी सहायता से इस कार्य को पूरा कराता है। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? पाड़ जिसे कहते हैं या फिर आधारभूत सहायता कहते हैं। तो ये होती है एक टेम्परेरी, बच्चे को पता है कि क्या है आंसर, लेकिन कई बार होता है कि हमें याद नहीं होता है या हम भूल जाते हैं। तो एक टेम्परेरी मदद के माध्यम से, है ना, एक टेम्परेरी हेल्प के माध्यम से हम बच्चे को जो है बताते हैं कि बेटा इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। और जो भी वो बताता है, मतलब जो भी वो सीखता है, तो वो सीखा हुआ जो कार्य होता है वो हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब फिर वो भूलता नहीं है। तो जैसे हम शुरुआत में ABCD या कुछ भी पढ़ते थे तो हम कितना भूलते थे, है ना। ए के बाद क्या आता है बेटा, तो मम्मी बोलती क्या आता है, पता ही नहीं क्या आता है, B आता है ना। अब तो ये ABCD आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ होगी। तो वही चीज़ है, एक टेम्परेरी हेल्प होती है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग को हम टेम्परेरी हेल्प के रूप में जानते हैं। MKO क्या होता है? इसमें मोर नॉलेज अदर होता है, जिसमें अपने से अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति से हम जो है कुछ चीज़ सीखते हैं। तो सीखने वाली की तुलना में जो हम सीख रहे हैं अगर, तो हमसे मतलब सीखने वाली की तुलना में अधिक बेहतर जो है उच्च क्षमता होती है, ठीक है, उस व्यक्ति के पास। तो इस चीज़ को ध्यान, जैसे टीचर मोर नॉलेज, हमसे ज़्यादा टीचर जानता है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए कुछ कर दें तो मैं आपके लिए करूँगा। ये जो है कोलबर्ग के जो है नैतिक तर्कणा की जो है किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? देखिए, कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था,
उसके तहत इन्होंने 3 लेवल जो है डिफाइन किए थे। ठीक है, 3 लेवल जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और हर लेवल पे इन्होंने जो है 3 जो है इसके जो है स्टेजेस थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। कितने? 6 स्टेजेस हैं। ये पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वे में बना रखा है। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपने देख लिया तो कोलबर्ग आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आइए देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसमें जो बच्चा है ये किस स्टेज का है? तो ये है आंसर, यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन थोड़े अजीब से हो गए। तो ये है सहायक उद्देश्य ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ध्यान रखिएगा। बी है, यहाँ सी है, ये डी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण इसे कहेंगे, या फिर इसका जो दूसरा नाम है पर्सनल रिवॉर्ड भी इसको कहते हैं, या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को एक्सचेंज में क्या मिला है उसके आधार पे जो है ये कार्य करता है। आप उस पुरस्कार जब दोगे तो उस पुरस्कार के बदले आपको कुछ दे देगा, टॉफी दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। ठीक है, दंड आज्ञा पालन भी पहला स्टेज है, याद रखना। इसमें क्या होता है, बच्चा दंड से बचने के लिए जो है कार्य करता है। ठीक है, दंड से, यहाँ पे जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात करें अगर हम, तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो है, गुड बॉय और बैड गर्ल जो है, ये वाला जो है प्रावधान, ये कन्वेंशनल लेवल है। ये सेकंड लेवल क्या देता है, इसमें बच्चा जो है मतलब एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान की भावना के आधार पर वो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है, इस आधार पर जो है कार्य करता है, नैतिक जो है गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सामाजिक जो है ये अनुबंधन जो है अब ये है, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है जिसे कहते हैं थर्ड स्टेज में। इसमें क्या होता है, बच्चा माफ कीजिएगा, इसमें बच्चा वही चीज़ करता है जो समाज के लिए सही हो। अगर समाज के बनाए हुए नियम जो है बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो वो फिर उसके लिए भी ये गलत होगा। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि ये नियम बदलने चाहिए तो उसको बदलने का भी प्रयास करता है। ठीक है, जैसे चोरी करना गलत है तो गलत है, लेकिन अगर जो है मजबूरी ऐसी पड़ गई कि उसकी वाइफ को, उसकी मदर को कोई दवा देनी है और दवा के लिए पैसे नहीं है, और पैसे तो नहीं, उसके बिना जो है कोई देगा नहीं, तो उसको फिर चोरी ही कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए जान बचाना उसकी माँ और वाइफ या कोई भी सदस्य है उसके लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा कोलबर्ग का, वो आप वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो आपको जो है समझ में आ जाएगा, और वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख जो है आलोचना क्या की गई थी, तो कोलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत दिया था इसमें इन्होंने सारे एग्जाम्पल इन्होंने पुरुषों के दिए थे, और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के जो है मान्यता मतलब पहलुओं की जो है उन्होंने उपेक्षा की थी। तो हम कह सकते हैं कि कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कणा में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। एक तो पहली बात, तो सारे के सारे अगर सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया, इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस तरीके से आएगा कि कोलबर्ग ने ज़्यादातर एग्जाम्पल जो दिए थे वो पश्चिमी सभ्यता के दिए थे। दूसरा, इन्होंने लिंग जो है लिंग भेदभाव किया था। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, लिंग भेदभाव किया था इन्होंने ज़्यादातर एग्जाम्पल पुरुषों के दिए थे। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के भी दिए थे। लड़का और लड़की की नैतिक तर्कणा अलग होती है, उनका डिसीजन मेकिंग अलग होती है, क्षमता अलग होती है ना, इमोशंस कंटेंट अलग होते हैं, इसलिए दोनों का ज़रूरी था। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है ये क्या है? तो एक रचनात्मक कक्षा कक्ष का क्या मतलब होता है? जो क्रिएटिव क्लासरूम होता है। अब क्रिएटिव जो है क्लासरूम क्या होगी, इस चीज़ अगर ये वर्ड मतलब समझ रहे हो, क्रिएटिव क्लासरूम जहाँ पे बच्चे के जो है पढ़ाई पे विशेष फोकस दिया जाता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे ध्यान दिया जाता है, बच्चे के तर्क करने की क्षमता को डेवलप किया जाता है, बच्चे की जो है वोकैब बेहतर किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप देखिए बड़े महंगे जो स्कूल्स होते हैं जो बहुत लाखों की फीस लेते हैं, उनका बच्चा और एक सस्ते स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि उनके डिफरेंट, लेकिन वहाँ पे उनके पास क्षमताएं हैं, है ना, वो खर्च करते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े टीचर्स आते हैं, कहीं ये सेमिनार हो रहा है, तो इनके बच्चों के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि इस तरीके के उनके अंदर क्रिएटिव क्लासरूम जो है होती है, सारे बच्चों के से इंटरेक्शन होता है, सारे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा वहाँ पे क्रिएटिविटी की जो है कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं है।
एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैं आपको आज के समय के एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके समझने के लिए। तो एक क्रिएटिव जो क्लासरूम होती है, इसमें बच्चे का कहीं ना कहीं जो है तार्किक क्षमता बेहतर होगी। सारी क्षमताओं को समझ लीजिए। तो यहां पे जो 20वें का आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, क्रिएटिव क्लासरूम होगी जहां पे बच्चे का विकास किया जाता है, बच्चे का बहुत अच्छे से विकास होता है, तार्किक क्षमता का विकास होता है। तो ऐसी जो क्लासरूम होगी वो किस तरीके की होगी? तो यहाँ पे प्रश्नों को पूछा जाता है, भाई किसी को रोक टोकते नहीं है। बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है अपने टीचर से, और टीचर उस बच्चे को जो है आंसर भी बताएगा, डांटेगा नहीं। ऐसी क्लासरूम जो है आमतौर पे ट्रायल एंड एरर वाली होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा प्रयास कराने की कोशिश होगी, तो ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे बच्चा स्वयं से अर्जित जो भी ग्रहण करता है, स्वयं से अर्जित वाले ज्ञान से, जो कि स्वयं सृजित किया जाता है और जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर वाला है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का एक प्रमुख जो है प्रस्ताव क्या है? तो देखिए, जीन पियाजे का जो है सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यही है कि जीन पियाजे ने पहली बात तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये आप सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों से निम्न होती है। ठीक है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच जो है मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो गुणों में भिन्न होती है, ना कि मात्रा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुण में कैसे होता है? उसकी शारीरिक गुणों में भिन्न होगी। भाई अब बच्चे की शारीरिक बनावट देखिए और एक व्यक्ति की शारीरिक बनावट देखिए, उसके जो है उसके संज्ञानात्मक जो है उसका एक्सपीरियंस भी बात करेगा। तो बच्चे का एक्सपीरियंस अभी कम है, इसलिए उसका संज्ञानात्मक विकास भी उतना नहीं हुआ है। क्योंकि पियाजे ने तो जो है बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वैसे वैसे बच्चा भी एक नए गुणों को प्रदर्शित करने लगे। तो ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे जो है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार और कौशल का प्रयोग करते हैं अथवा अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ पे जो 22वें का आंसर है यहाँ पे हमें मिल गया है। 22वें का अनुसार जो है पियाजे के अनुसार ज्ञान को सक्रिय, मैंने उसमें पहले भी बताया कि पियाजे के अनुसार जो है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं। हर स्टेजेस में बच्चा कुछ ना कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है ना, कुछ ना कुछ सीखता है, हर उम्र में सीखता है। तो यहाँ पे जो है सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी जो है अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो यह हमें पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का दिया था, इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे जो है आंसर जो 23वें का होगा वो है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की भूमिका को जो है इसके रूप में देखते हैं। तो मतलब हमें जो है बच्चे जो है कहीं ना कहीं एक्टिव रूप में काम करेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इसमें जो है वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से सीखेगा। यहाँ पे जैसे जैसे एज बढ़ेगी संपर्क में आएगा, है ना, लोगों के संपर्क में मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी और हर एज में बच्चा कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को गुणों को प्रदर्शित कर देगा। तो यहाँ सक्रिय विनियोजन से जो है एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को जो है इस रूप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो देखिए, हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि का जो है मॉडल पेश किया था। तो बुद्धि का कौन सा मॉडल पेश किया था? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत पेश किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके तहत इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि डिफाइन करी थी सामान्य बुद्धि के अलावा। अब वो 9 प्रकार की बुद्धि में से एक जो है नहीं है यहाँ पे जो आंसर है, तो वो है सृजनात्मकता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी तीनों आंसर हैं। इसके अलावा संगीत भी है ना, खाली स्थान को समझने की क्षमता भी है। ठीक है, गणितीय बुद्धि भी है, गणित जो है गणना, है ना, ये चीज़ भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अगर बुद्धि के संबंध में क्वेश्चंस जो है पढ़ना चाहते हैं तो बुद्धि का इंटेलिजेंस से संबंध में जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी 2-3 प्रीवियस वीडियो ही है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के रूप में जो है समान बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो बुद्धि का जो है 2 रूप है, जिसमें जी और एस के रूप में डिफाइन किया है। किस वैज्ञानिक ने डिफाइन किया है? तो ये है स्पीयरमैन ने। ये नाम है द्विखंड सिद्धांत। स्पीयरमैन ने व्यक्ति की बुद्धि को सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि
उन्होंने कहा जो सामान्य बुद्धि होती है वो जो सभी लोग करते हैं, हम जैसे लोग जो है, हम मतलब सभी बुद्धि है, जो सामान्य क्रियाएं होती हैं वो सभी जो है सामान्य बुद्धि में आएंगे। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है संगीत में अच्छा है तो कह सकते हैं कि वो विशिष्ट बुद्धि वाला बालक है। कोई मैथमेटिकल गणना में बहुत अच्छा है तो उसको कह सकते हैं मैथमेटिक्स में अच्छा है ना। कोई बच्चा जो है खाली स्थान आर्ट में बहुत अच्छा है तो आर्टिस्ट है, तो वो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है विशेष बुद्धि के रूप में चीज़ों को डिफाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के बहुकारक जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो मल्टी फैक्टर जो थ्योरी थी वो थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे इसको मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस के तहत जो है गार्डनर लगा देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है लेकिन गार्डनर ना लगा देना, ध्यान रखना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो भाई देखिए, अभिसारी अगर चिंतन शब्द का मतलब पता है तो आप आंसर देख लेंगे। तो दो शब्द है, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो अभिसारी और अपसारी चिंतन दो शब्द हैं, इसका मतलब पता होना चाहिए। अपसारी का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, किसी प्रॉब्लम का, मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, उसके कई सॉल्यूशंस जो है ढूंढना। ठीक, अब यह चीज समझ गए। तो अपसारी मतलब एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन देना, और अभिसारी मतलब प्रॉब्लम का केवल एक निश्चित सॉल्यूशन ढूंढना। तो यहां पे जो आंसर अर्थ है यह बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता से संबंधित, इसमें से कोई नहीं। तो यहां पे आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कई दे रहा है तो वो बुद्धि से संबंधित है, सृजनात्मक बच्चा होगा, है ना। कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे रहा है, बुद्धि और सृजनात्मकता ऑप्शन है जब बुद्धि और सृजनात्मक हो सकता है। ठीक है, तो अब सारी जो है चिंतन, यहां पे आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि जो है औसत होती है, बहुत कम लोग जो है वो प्रतिभा संपन्न होते हैं। प्रतिभा संपन्न कह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का जो आईक्यू है 120 प्लस होगा। ठीक है, उस बच्चे का आईक्यू 120 प्लस होगा। तो ये कथन जो है डैश डैश के प्रतिस्थापित जो है सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे जो है ये किस तो देखिए, अधिकांश लोगों की, मैंने आपको बताया कि सभी ज़्यादातर लोगों की जो है बुद्धि औसत होती है, जो कि आईक्यू अगर हम बात करें तो 90 से 110 के बीच में ऐसे बच्चों की आईक्यू होती है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि के रूप में डिफाइन किया था, और जो है गिलफोर्ड ने जो है सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के रूप में डिफाइन किया था, द्विकारक सिद्धांत। तो जो है औसत बुद्धि की बात करें तो ये जी कारक हो गया। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस हो गया। और प्रतिभा संबंध की बात करें तो यह है स्पेसिफिक बुद्धि। तो ये बुद्धि के वितरण से संबंध रखता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, बुद्धि के जो है तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान जो है, जिसे कहते हैं क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल लिक्विड जो है, सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था कैटल ने, ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत दिया है कैटल ने, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, याद रखना। देखिए, आईक्यू की जो अवधारणा है वो आईक्यू की मतलब आईक्यू का परिभाषा हम कह ले तो फॉर्मूला, तो आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन जो है क्रॉनिकल एज, या वास्तविक आयु कह सकते हैं, इंटू 100। ये जो थ्योरी जो दी थी वो दी थी स्टर्न ने, ध्यान रखना, स्टर्न ने। ठीक है, और ये थ्योरी कब दी गई थी? ये 1915 में दी गई थी, और 1905 में पहला परीक्षण किया था। तो यहाँ पे ऐसे क्रमबद्ध तरीके से याद कर लेंगे। तो 1905 में पहला जो है बुद्धि परीक्षण किया था, पहला परीक्षण था, नोट कर लीजिए, याद रहेगा आपको। तो पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में था, फिर उसके बाद 1915 में जो है स्टर्न ने जो है इसी परीक्षण को आगे बढ़ाया और उन्होंने आईक्यू के जो है कंसेप्ट दिया। फिर टर्मन ने जो है फिर आगे बढ़े। टर्मन ने 1916 में टर्मन ने जो है आईक्यू का वर्गीकरण किया, बताया कि किस आईक्यू के अंतर्गत कौन सा बच्चा जो है कहलाएगा, जिस बच्चे की जो है आईक्यू 90 से 110 के बीच में वो सामान्य होगा, 120 के ऊपर वो प्रतिभाशाली होगा, 90 से नीचे जो है वो जो है थोड़ा सा बुद्धि से थोड़ा कमज़ोर होगा, और जो है अगर आईक्यू कम होगा, उसका 65-60 के बीच होगा तो वो मंद बुद्धि बालक होगा। इस तरीके से उन्होंने जो है वर्गीकृत किया है। ठीक है, चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं हैं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो यहाँ पे बच्चा जो है
हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, हम सभी को पता होना चाहिए। 9 प्रकार की बुद्धि के रूप में डिफाइन किया था। उसमें जो है एक जो है जो व्यक्ति दूसरों की मनोदशा को समझता है, दूसरे के भाव को समझता है, दूसरे के इमोशंस को समझता है ना। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे, किस नाम से डिफाइन करते हैं, तो ये है अंतरवैयक्तिक बुद्धि के रूप में। ध्यान रखिएगा, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। अगर अंतरा की हम बात करें तो व्यक्ति जो है अपने बारे में अच्छे तरीके से जान पाएगा, अपने बारे में अच्छे से बता पाएगा, अपने बारे में अच्छे से डिफाइन करेगा, अपने इमोशंस के बारे में बता पाएगा कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ। यहाँ पे ये दूसरों के भावों को अच्छे तरीके से, तो ये अपने बारे में और दूसरों के बारे में, तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए होंगे। अगर दूसरा शब्द दूसरों की मनोदशा की बात आ जाए तो अंतरवैयक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्ति, ये है आंसर यहाँ पे। और अगर यहाँ पे बात आए अपने बारे में तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक जो है भाषा विकास से संबंधित है, तो यहाँ पे भाषा विकास से संबंधित वो है चोम्स्की। ध्यान रखिएगा, चोम्स्की। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बच्चे में भाषा की जो है क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, भाषा विकास की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा। तो देखिए, बच्चे को एक संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो मैंने आपको बताया था स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग अभी वर्ड मैंने बताया था जिसके अंतर्गत मैंने 3 वाइगोस्की के अंतर्गत 3 शब्दों को डिफाइन किया था, ZPD और MKO और स्कैफोल्डिंग। तो मैंने स्कैफोल्डिंग में बताया था कि एक जो है व्यक्ति जो टेम्पोरेरी मदद के द्वारा, है ना, तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाज की बहुभाषिक जो है विशेषता को डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए, बहुभाषिता एक जो है संसाधन के रूप में देखना चाहिए। पहली बात हमें ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए। अब संसाधन कैसे कि हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता है, अनेक भाषाएं जानता है। एक बच्चा हिंदी जान रहा है, एक बच्चा इंग्लिश जान रहा है, एक बच्चा पंजाबी जानता है। तो एक दूसरे के अंदर जो है एक तो प्रेम बढ़ेगा बच्चों के अंदर, इस भाषा को भी जो है महत्व देगा, उसके लैंग्वेज सीखने को मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उसके वोकैब बढ़ेगी, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके साथ। तो यहाँ पे जो है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए, जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल। अब बहुभाषिता पूरा एक टॉपिक है। अब बहुभाषिता का मतलब है, अगर आपको पता है कि एक संसाधन है, बस एक वर्ड से आप पूरा आंसर लगा सकते हैं कि बहुभाषिता क्लासरूम में संसाधन के रूप में देखी जानी चाहिए। अब संसाधन है तो है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव वर्ड में हमें देखना है। अब हमें क्वेश्चंस का आंसर भी यही ढूंढना है कि एक संसाधन है कि ये संसाधन। अब बाकी यहाँ पे देखिए, चुनौती के रूप में देखेंगे, यहाँ जटिल के रूप में देखेंगे, ये बाधा के रूप में देखेंगे, आंसर तुरंत कट हो जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना होगा। एक वर्ड आप समझिए, एक वर्ड आप लिख लीजिए, बहुभाषिता के आगे लिख लीजिए संसाधन, ऐसे ऐसे नोट करेंगे तो आप बिल्कुल 101% 120 प्लस जो है मार्क्स लाएंगे। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, डेली मैं इस प्रकार से वीडियोस लेकर के आता हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करा करिए। आप लोग जो है चैनल्स को जो है बढ़ाने का मदद कीजिए। आप लोग जो है, अगर आप लोग जो है मदद नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, तो मेरी भी थोड़ी इच्छाएं टूटने लगती हैं, मेरी भी इच्छा ख़त्म होने लगती है कि मैं क्या इतना मेहनत करता हूँ, समय निकालना पड़ता है ना। तो ये रिकॉर्डिंग भी मुझे बहुत वक्त लगता है इन सबको करने में। देखिए, अब मैं इतना कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ जो है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। 10 लाइक्स का टारगेट था, वो जो है आप कम से कम एटलीस्ट इसको पार करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो यहां पे जो आंसर है, देखिए इसका है आंसर इदम, इसे कहते हैं ईड के रूप में डिफाइन किया है। अब ईड क्या है और ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है, ये तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, ईड जो होती है वो बच्चे में जन्मजात होती है, जन्म से होती है। तो याद रखना, यहां पे नोट कर लीजिए, जन्म से होती है। इसमें जो है व्यक्ति की जो दबी इच्छाएं होती हैं वो इसमें मिलती हैं। तो दबी इच्छाएं कहाँ होती हैं, वो होती हैं ईड में। ठीक है, समाज के जो नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना जो है जो भी वो कर सकता है वो करता है। दबी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, कहाँ से बस मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाए आपने। तो यहाँ पे लालची प्रवृत्ति का होता है, स्वार्थी होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, स्वार्थी होता है, नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इतनी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, नैतिकता नहीं होगी।
तो यहाँ जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति करना भी चाहता है कैसे भी करके, चाहे वो गलत जाए सही जाए, तो वो होती है इड में। अगर हम ईगो की बात करें तो इसमें होती है चेतना, इसमें होती बुद्धि, इसमें होती तार्किकता, जिस इन चीज़ों पर आधारित होती है। उचित और अनुचित का जो है इसमें आभास होता है, सही और गलत का आभास होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मानवतावादी हो सकता है, मानवतावादी। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर हम सुपर ईगो की हम बात करें, जिसे कहते हैं परम अहम, ठीक है, तो ये होती है सामाजिक, सामाजिक होती है। इसमें नैतिकता, आदर्श, राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है। बुरे विचारों से पूरी तरीके से कुछ दूर रहने के प्रयास करता है। आदर्शवादी कह सकते हैं, देवत्व, देव जैसा, है ना। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, काम आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ जो है संबंध करना क्या प्रदर्शन करता है। तो देखिए, कौन बच्चा जो है गुड्डा गुड़िया का खेल खेलेगा, कौन खेलेगा, वो लड़की खेलेगी। कार कौन चलाएगा, धांसू टाइप के जो कारें होती हैं, उड़ने वाली जो है रिमोट वाली कार होंगी, तो ये कौन करेगा, ये लड़के चलाएंगे। क्रिकेट वाले खेल होंगे, वो कौन करेगा, लड़के खेलेंगे। और लड़कियों के लिए कप प्लेट वाले छोटी छोटी नहीं होती आजकल आती हैं, तो वो करेंगे। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। लड़की होगी तो मतलब जो है उसको पक्का जो है पिंक कलर पसंद होगा, ये मान के चलना पहले से ही। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये जेंडर रूढ़िवाद, अपने दिमाग में इस तरीके की अगर अवधारणा बनाते हैं तो आप जो है जेंडर जो है स्टीरियोटाइप कहलाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंडर जो है शब्द जो है ये क्या है। ये बहुत एक सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत सारे बच्चों को जो है ये नहीं पता होता है जेंडर और लिंग में भेद किस तरीके से करना है। एक वर्ड से सीख लीजिए। देखिए, लिंग जो है वो क्या होता है। अब लिंग जो है वो तो लड़का और लड़की होगा, लड़की के जो गुण होंगे वो अलग होंगे, लड़के के गुण होंगे अलग होंगे। तो ये एक जैविक कारक होगा। ठीक है, ये जैविक कारक होगा। माता पिता जो है, माता पिता से उत्पन्न जो बच्चा होगा वो एक लिंग का होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ये जैविक उत्पन्न हुआ। लेकिन जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक है। तो यहाँ पे आंसर है, ध्यान रखिएगा, जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है। समाज ने निर्धारित किया कि लड़का है, लड़की है, लड़की क्या करेगा। तो ये लिंग जो है यहाँ पे एक जैविक कारक है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो है पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता जो है साहसी गतिविधियों में कार्य करती है। और ये कदम किस चीज़ का, तो देखिए जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा पिता भाई घर के कार्य में लग रहा है। मैंने आपको पहले बताया, माता जो है उसकी साहसी गतिविधियों में लगी हुई है, मिलिट्री में हो सकती है या किसी फोर्स में काम कर सकती है, पुलिस में हो सकती है, इस तरीके से, या फिर जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना एक मूल लक्ष्य हो है यहाँ पे। ठीक है, राइट एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में टीचर को जो है प्रति सप्ताह जो है कुल कितने घंटे की योजना बना करके कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे 45 घंटे की जो है योजना बना करके कार्य करने का जो है निर्धारित किया गया है। यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो है 45 घंटे। इस चीज़ को एक क्लासरूम जो है चलेगी एक सप्ताह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक आर्थिक रूप से जो है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो, तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित होंगे, अब वो कौन से होंगे, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, है ना, एसटी, इस वर्ग के लोग। तो ये सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जो है लोग होंगे। अब अगर हम बच्चों के ऐसी क्लासरूम है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आंसर है बी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को जो है महत्व देंगे और उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है आंतरिक रूप से जो है अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो आंतरिक रूप से सेल्फ मोटिवेटेड। अब सेल्फ मोटिवेटेड मतलब जो पढ़ने के लिए अपने आप बैठ जाता हो, मम्मी पापा की आंख ना दिखानी पड़ती हो, डांट ना देखना पड़ता हो, किसी इनाम की ज़रूरत ना हो, उसको इस बात का लालच नहीं हो कि पापा मुझे टॉफ़ी देंगे तभी मैं पढ़ने बैठूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है अगर बच्चा, तो ये क्या है, तो वो अपने कार्य को आनंद लेता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा अपने कार्य को आनंद लेता है। वो कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उसका जो है उस कार्य में बहुत रुचि है, आनंद ले रहा है, तो वो बिल्कुल उच्च स्तरीय जो है ऊर्जा प्रदर्शित करेंगे। वो चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उस तरीके के चैलेंजेस को फेस करने की उसकी क्षमता होती है, डरता नहीं है।
तो वो हमेशा सफल होंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर बच्चा जो है ज़रूरी नहीं कि वो अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, पढ़ने में बहुत अच्छा हो तो वो हमेशा ही सफल हो, ज़रूरी नहीं है। जीवन की परिस्थितियाँ कहाँ पे क्या ले जाएं हमको किसी को नहीं पता है। हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े पढ़ने वाले लड़के जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं, है ना, और जो है डॉली चाय वाले जैसे जो है लड़के जो नाले का पानी पीते हैं और ऊट पटांग की चाय बनाते हैं उस तरीके से, है ना, वो सब जो है टॉप कर रहे हैं जीवन में, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। यहाँ बेरोज़गारी में जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। मैं आप लोगों को कितना मेहनत करके कहूँगा कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप लोगों से जो है इतना बड़ा वीडियो भी नहीं देखा जाता आधे घंटे का। उसके बाद जो है इस तरीके के वीडियोज़ आप लोग जो है शॉर्ट्स में खूब देखते हैं, तो इस तरीके की चीज़ होती है। तो ये सब हमेशा सफल हो ये ज़रूरी नहीं कह सकते। आंसर है यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। इरफान जो है खिलौनों को तोड़ देता है। एक लड़का है जो बच्चे जो है वो खिलौने का तोड़ देता है, उसके अर्जे पर्जे सब निकाल डालता है, अलग कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या मानेंगे कि वो बच्चा शैतान है, क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए इस अगर बच्चा जो है खिलौने को तोड़ देता है, खोल करके जोड़ फिर पुर्जों को देखता है, फिर उसको जोड़ने का प्रयास करता है, तो हम मान सकते हैं कि वो बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, ठीक है, साइंटिफिक बुद्धि वाला है, उसको जानने की इच्छा हो रही कि क्या है इसके अंदर, क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो इस अगर इस तरीके का बच्चा है तो उसकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके के खिलौने लेकर आइए जो वो पहले से ही जो है उसके अर्जे पर्जे खुल जाते हों, फिर वो उनको जोड़ने का प्रयास करेगा। तो इस तरह के बच्चे के अंदर जो है एक साइंटिफिक जो है मेंटालिटी डेवलप होगी, सोचने की क्षमता डेवलप होगी, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जन्म के समय जो है लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई जो है मानसिक मंदता कहलाती है। अगर जन्म बच्चे के पेट में ही जो है भ्रूण में ही जो है जब पेट में बच्चा था तभी जो है मतलब माँ गिर गई तो उसके स्वर में चोट लग गई या कहीं शरीर में चोट लग गई, इस तरीके की लगी चोट को जो है हम किस रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है पारिवारिक, आकस्मिक और चिकित्सा, यहाँ पे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 43 का जो आंसर होगा वो है जैविक मंदता कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। तो जो सुनने में जिस बच्चे को दिक्कत है, जब सुन नहीं पा रहा तो उसमें बच्चे को ब्रेल लिपि का यूज़ करेंगे, साइन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, हाथों के इशारे से बताएंगे कि जो है ये क्या है। सांकेतिक भाषा जिसे कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सभी है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन होता है कि ब्रेल लिपि में जो है कितनी जो है मतलब वो होती हैं, डॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 डॉट्स होते हैं, इन्हीं के माध्यम से जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। तो सुनने की क्षमता जो है जांचने के लिए जो है हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कितने डीबी की आवाज़ निकाल रहा है, एक एरोप्लेन कितने डीबी की आवाज़ निकालता है, डीबी इसे कहते हैं, डी और बी के रूप में डिफाइन करते हैं इसको, यूनिट है ये एक तरीके से सुनने की क्षमता को। तो डेसिबल ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पठन वैफल्य जो है बच्चों को के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो जो पढ़ने में जो है दिक्कत हो रही है, 46 का आंसर है, तो यह है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता को जो है ये पठन वैफल्य के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तर क्या हो सकते हैं। तो जो ऐसे प्रश्न जो मुक्त उत्तर वाले होते हैं, ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि डिसलेक्सिया के बारे में बताइए, तो हर व्यक्ति जो है अपने अपने उत्तर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को जो है ये सृजनात्मक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये बंद उत्तर वाले प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए और जिसका एक आंसर सही है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंध रखता है। तो डिसलेक्सिया जो है वो है पठन विकार से, ठीक है। गणितीय विकार होता है डिसकैलकुलिया, ध्यान रखिएगा। तो पठन विकार है, वो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बच्चा पढ़ नहीं पाता चीज़ों को, तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। और गणित में दिक्कत है, 2+2 नहीं कर पा रहा है ना, तो इस तरीके अगर चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो डिसकैलकुलिया है। अगर लिख नहीं पा रहा है तो डिसग्राफिया है, ठीक है। एलेक्सिया क्या है। तो देखिए एलेक्सिया जो होता है ये लिखित भाषा, जो लिखी हुई भाषा होता है उसको पढ़ना जो है उसके लिए जो है मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सुनने की माफ़ कीजिए एक सेकेंड, 49 का जो है ये पढ़ने की अक्षमता को जो है डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो ये गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या होती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो 50वें का आंसर है ये डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया में जो है गणना होती है, डिसलेक्सिया में जो है पठन होता है और डिसग्राफिया में जो है वो
लेखन होता है, और यहाँ पे गतिक कौशल की बात करें तो डिस्प्रैक्सिया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 101% एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। विकृत लिखावट मतलब बेकार लिखावट है से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, लिखने की योग्यता में कमी, बच्चा जो है डिस्ग्राफिया से शिकार है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में जो है प्रतिभाशालिता डैश डैश के कारण हो सकती है। तो बच्चा जो है प्रतिभाशाली कब होगा? जब उसको हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट बहुत परस्पर बहुत अच्छा हुआ हो। ठीक है, माता पिता से मिलने वाले गुण उसके अच्छे हो, अच्छा वातावरण मिला हो, तो वो बच्चा जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में एक अंतःक्रिया के कारण जो है बच्चा एक प्रतिभाशाली हो सकता है। ठीक है, होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? अब सृजनात्मक चिंतन वाले जो है प्रश्नों को किस तरीके से, तो इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, या फिर इसका उत्तर बता सकते हैं, या सही उत्तर बताइए। तो देखिए, सृजनात्मक चिंतन वाले क्या होते हैं? ये होते हैं अपसारी वाले प्रश्न। अपसारी, तो अपसारी प्रश्न होता है जिसके कई उत्तर होते हैं, तो ये इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ये होते हैं सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है निम्नलिखित में से किसने जो है बढ़ावा दिया है? तो ये जो सिद्धांत है ये गेल्टाल्ट का है, सिद्धांतवादी ने जो है उसे बढ़ावा दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे 54 का ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब जो है ज्ञान निर्माण करना है? तो सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, मतलब यहाँ पे आंसर जो है ये है पियाजे ने। इन्होंने जो है बच्चे को जो है एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में संज्ञा दी थी। यहाँ पे सीखने का मतलब है ज्ञान का निर्माण करना, यहाँ पे पियाजे के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, कथन उन्हीं का है। तत्परता का नियम जो है किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, तत्परता का नियम लॉ ऑफ रीडीनेस ने जो है ये है सीखने के नियम के अंतर्गत 3 प्रकार से जो है सीखता है व्यक्ति, जिसमें से एक ये है किसी के प्रभाव में आकर के सीखता है, और किसी के जो है अभ्यास से, मतलब डेली अभ्यास से सीखता है। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो सीखने का नियम है 3 प्रकार से है, तत्परता के निरंतर तत्परता दिखा करके, रुचि दिखा कर, इंटरेस्ट दिखा करके जो है बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो संबंध जो है स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, वही संबंध कोहलर का जो है किस चीज से है? तो कोहलर ने जो टेस्ट किया, स्किनर ने जो है चूहों पर टेस्ट किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर टेस्ट किया था, स्किलर ने जो है वन मानुसों पर टेस्ट किया था। आंसर यहाँ पे डी होगा, कोहलर ने जो है वन मानुसों पर टेस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो वो कहलाता है। देखिए, आपने कुछ सीख रखा है और आप कुछ सीखने जा रहे हैं, वो आपके दोनों में जो है प्रभावित नहीं कर रहा है। अगर एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है तो उसे कहेंगे शून्य स्थानांतरण। ठीक है, यहाँ पे प्रभावित नहीं कर रहा है, और जो आपने पहले से सीख रखा है और अब आप नया सीखने जा रहे हैं, तो वो पुराना जो सीखा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा है, लेकिन प्रभावित कर रहा है किसी निगेटिव रूप में, है ना, दिक्कत कर रहा है कि यार काश मैंने ये चीज़ ना सीखी होती तो मैं अच्छे से कर पाता, ये चीज़ आ रहा है, तो वो कहेंगे उसे नकारात्मक स्थानांतरण। और अगर वो मदद कर रहा है एक, है ना, पॉजिटिव वे में, कि जो भी सीखा है आपने उस चीज़ में मदद कर रहा है सीखने में, तो वो होगा सकारात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे, तीनों चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है। कोई भी व्यक्ति नाराज, बहुत देखा है आपने अक्सर जो है कुछ लोग बहुत जल्दी इनसे नाराज होते आते हैं, तो ये आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंध किससे है? तो देखिए, अगर ऐसा है तो ये व्यक्ति जो होगा, अगर ऐसा कर पा रहा है कि सही समय पे सही वक्त पे सही नाराज़गी होता, ये व्यक्ति जो है इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इमोशंस कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये संबंधित है संवेगात्मक विकास से। इमोशंस, व्यक्ति के इमोशंस जो है बच्चे के संज्ञानात्मक पहलू को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जो है सन्निहित है, यहाँ पे आंसर हो गया सी। कैसे है कि मैंने अभी आपको बताया कि संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित करते हैं। कैसे? अब मान लीजिए आपका संवेग माता पिता के प्रति जो है इतना ज़्यादा है कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा ही नहीं पा रहे क्योंकि आप माता पिता को छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो आपका संज्ञान कैसे होगा? प्रभावित होगा। आप नौकरी कैसे करेंगे? आपका इंटेलेक्चुअल पावर कैसे बढ़ेगी? आपको घर तो छोड़ना ही पड़ेगा।
तो एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आंसर है यहाँ पे सी। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस थे सीडीपी का जो पूरा निचोड़ है हमने आपको देने का प्रयास किया है, कि ताकि जो है आप इस वीडियो से जो है बहुत अधिकतम सीडीपी के संबंध में सारे क्वेश्चंस जो है समझ पाएं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वीडियोस जो है मिलते रहेंगे, पार्ट वाइज मिलेंगे, तो आपको क्या होगा, संपूर्ण निचोड़ वाला वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा। सीडीपी आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो प्लीज पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद भाई।